ब्रिक्स संगठन यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के केंद्र में गूंजने वाले अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को सीधी चुनौती देने के लिए अपने साझा पेमेंट सिस्टम को आकार देना शुरू कर दिया है, जिसकी पहली झलक पिछले साल की ब्रिक्स बैठक में दिखी थी। लेकिन इस बार ब्राजील में चल रही ब्रिक्स मीटिंग में जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने वाकई अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि यह सिर्फ किसी योजना की बात नहीं रही। अब यह जमीन पर उतरने की स्थिति में पहुंच चुका है और इसे लीड कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनकी पहल पर ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक स्वतंत्र सेटलमेंट सिस्टम खड़ा किया है, जो अब पूरी तरह नेशनल करेंसी पर आधारित है, यानी अमेरिकी डॉलर के बिना ही आपसी लेन देन संभव बनता जा रहा है। और इसी कारण अमेरिका का डॉलरी वर्चस्व, जो दशकों से बिना प्रतिस्पर्धा के चला आ रहा था, अब खतरे की सीढ़ियों पर है, जिससे बौखलाए अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को सीधी धमकी तक दे डाली कि अगर उन्होंने डॉलर के खिलाफ कोई कदम उठाया तो अमेरिका उनकी 10% प्रोडक्ट्स पर सीधी कार्रवाई करेगा। लेकिन इसके बावजूद ब्रिक्स देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके सामने लक्ष्य अब केवल डॉलर से आजादी नहीं, बल्कि आर्थिक संप्रभुता की स्थापना है, जिस दिशा में अब तक पश्चिमी देश ही निर्णायक भूमिका में थे। लेकिन अब भारत, रूस, चीन जैसे देश खुद अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकें, इसके लिए ब्लॉकचेन आधारित ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम तेजी से विकसित किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया में एक नया वित्तीय मॉडल पेश करेगा, जिसमें प्रत्येक देश अपनी लोकल करेंसी में लेन देन कर सकेगा और अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो भारत का बैंक डिजिटल रुपया भेजेगा, जिसे सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से रूसी रूबल में कन्वर्ट करेगा और यह पूरा लेन देन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा। न तो इसमें किसी तीसरे देश की मंजूरी की जरूरत होगी और न ही किसी बाहरी कंट्रोल की गुंजाइश बचेगी। यही कारण है कि आज अमेरिका की चिंता चरम पर है, क्योंकि अब तक 88% फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और 60% से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में रखा जाता था, जिससे दुनिया का 54% वैश्विक व्यापार प्रभावित होता था। लेकिन अब ब्रिक्स देश, जो कुल मिलाकर दुनिया की 56% आबादी और 44% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने एक समानांतर व्यवस्था की नींव रख दी है, जिससे दुनिया के छोटे, गरीब और विकासशील देशों को भी एक विकल्प मिलेगा, जो आज तक केवल वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सामने झुककर ही सहायता पा सकते थे। खासकर रूस, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया जा चुका है, उसने इस स्वतंत्र ब्रिक्स सेटलमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, ताकि भविष्य में अमेरिका की मनमानी पर रोक लग सके। वहीं भारत की भूमिका भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल रुपया अब भारत की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक बन रहा है और चीन का युआन पहले से ही वैकल्पिक करेंसी के तौर पर उभर रहा है। इसके अलावा ब्राजील की मुद्रा रियल और दक्षिण अफ्रीका की रैंड को भी अब नए पेमेंट सिस्टम में सम्मानजनक भूमिका मिल रही है। यानी जिस तरह पहले केवल डॉलर ही वैश्विक व्यापार की चाबी हुआ करता था, अब उस स्थिति में बदलाव शुरू हो चुका है। और यह बदलाव न केवल तकनीकी है, बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक भी है, क्योंकि आज ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम केवल भुगतान का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति संतुलन का उपकरण बनता जा रहा है, जिससे अमेरिका, यूरोप और बाकी पश्चिमी देश यह महसूस करने लगे हैं कि उनका एकाधिकार अब इतिहास बनने की ओर बढ़ रहा है। और इसलिए उन्होंने पहले तो ब्रिक्स को हल्के में लिया, फिर इसकी आलोचना की। अब यह संगठन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, खासकर तब जब ब्रिक्स में अब केवल 5 देश नहीं, बल्कि 11 सदस्य हो चुके हैं और दर्जनों देश इसमें शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, यूएई और अर्जेंटीना जैसे आर्थिक, तेल और भू राजनीतिक रूप से अहम देश अब ब्रिक्स के दायरे में आ गए हैं, जिससे इस संगठन की शक्ति अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुकी है और इसी बढ़ती शक्ति ने डॉलर की नींव को हिलाना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम सफल होगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि कब और कितनी तेजी से यह डॉलर के विकल्प के रूप में पूरी दुनिया में अपनाया जाएगा। क्योंकि ब्रिक्स का जो नया ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम विकसित हो रहा है, वह केवल मुद्रा का लेन देन नहीं, बल्कि पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और राष्ट्रीय मुद्रा आधारित प्रणाली है, जिसमें किसी बाहरी ताकत की दखलंदाजी संभव ही नहीं है, जैसे अब तक भारत और रूस के बीच व्यापार डॉलर के जरिए करना पड़ता था।
और उसमें अमेरिका के नियम और अनुमति की बाध्यता होती थी। लेकिन अब डिजिटल रुपया से सीधा रूबल में भुगतान संभव होगा, जिससे न केवल तेजी से व्यापार बढ़ेगा, बल्कि दोनों देशों की करेंसी को स्थायित्व मिलेगा। वहीं अमेरिका और यूरोप का डॉलर आधारित दबदबा कमजोर पड़ेगा। और यही वजह है कि अमेरिका अब ब्रिक्स के इस प्रयास को अमेरिका विरोधी गठबंधन कहकर प्रचारित कर रहा है, जबकि असल में यह पहल केवल आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक जरूरी कदम है, जो विशेष रूप से उन देशों के लिए बेहद फायदेमंद है जो बार बार पश्चिमी पाबंदियों और वित्तीय मनमानी का शिकार होते रहे हैं। आज अगर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश ब्रिक्स के करीब आ रहे हैं, तो उसकी एकमात्र वजह यह है कि अब उन्हें भी वह वैश्विक मंच चाहिए जो उनकी आवाज को बिना शर्त सुने, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी पश्चिमी नियंत्रित संस्थाएं केवल उन्हीं की बात सुनती हैं जो अमेरिका के पक्षधर हों। लेकिन ब्रिक्स ने यह संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया है कि यह संगठन हर उस देश के लिए है जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर अग्रसर होना चाहता है। और इसमें भारत की भूमिका अत्यंत निर्णायक है, क्योंकि भारत तकनीक, जनसंख्या, बाजार और राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से ब्रिक्स का सबसे भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरा है। वहीं चीन की आर्थिक ताकत, रूस की ऊर्जा संपदा और ब्राजील का कृषि योगदान ब्रिक्स को आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब जब ये संगठन अपने खुद के संस्थानों की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ब्रिक्स बैंक ने एनडीबी, ब्रिक्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और अब ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, तो ये साफ संकेत है कि दुनिया में अब एक वैकल्पिक आर्थिक ध्रुव आकार ले चुका है, जो आने वाले वर्षों में केवल मजबूत होगा और डॉलर का विकल्प बनकर उभरेगा। इसीलिए जब पुतिन ने यह ऐलान किया कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अब सिर्फ विचार नहीं बल्कि जमीन पर उतर चुका है, तो अमेरिका के नीति निर्माताओं को पहली बार यह एहसास हुआ कि एक संगठन जिसे कभी उन्होंने अनौपचारिक समझकर नजरअंदाज किया था, अब उन्हें रणनीतिक स्तर पर चुनौती दे रहा है। और यही कारण है कि ब्रिक्स आज केवल एक संगठन नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, तकनीकी नवाचार और राजनीतिक संतुलन की वह धुरी बन चुका है जो आने वाले दशक में विश्व वित्तीय प्रणाली को न केवल पुनर्परिभाषित करेगा, बल्कि लोकतांत्रिक और बहुध्रुवीय विश्व की नींव रखेगा।